हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं आपके कंसेप्ट का। कंसेप्ट मतलब आपकी जो यूनिट है, यूनिट आपको पता ही है, आपके एग्ज़ाम में जो यूनिट आएंगी वो 6 यूनिट आएंगी। 6 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट में आपका सारा जो है समसामयिकी से संबंधित है, लेकिन जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें जो आपका पहला टॉपिक है वह शिक्षण से संबंधित है। तो हम आपको जो है, जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट आपको पता ही है कि जो हमारी मैराथन चल रही है, प्रैक्टिस सेट हमने जो है 28 कर चुके हैं। इस तरह से हम उनको भी करते रहेंगे साथ में, जिससे आपके 40 तक जब तक पहुंच जाएंगे तो हमारे 1000 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही मैंने सोचा कि आपके कंसेप्ट, जैसे आपके सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट, यानी कि 6 यूनिट तक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो उन कंसेप्ट को भी क्लियर कर दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका कंसेप्ट का जो कंटेंट है वह है शिक्षण। पता ही है आपको, जो आपकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वह शिक्षण से संबंधित है। और इस तरह से आपकी सारी यूनिट 3-3 टॉपिक में डिवाइड हैं। तो आज सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक लेते हैं शिक्षण, जिसमें प्रकृति के विषय में पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षण की आवश्यकताएं क्या हैं, शिक्षण की विधियां क्या हैं, इसका मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम समझेंगे। अगर मेरे पास जो स्टूडेंट की क्वारी आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैडम आप प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहे हैं, साथ में हमारे जो यूनिट वाइज जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको भी क्लियर कर दीजिए और उनके भी प्रश्न कराइए यूनिट वाइज ही। ठीक है, वहाँ तो आपको जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ आपको मिक्स प्रश्न मिल रहे हैं सारे ही यूनिट से। लेकिन हम सोच रहे हैं, जब बच्चों की क्वारी आई तो स्टूडेंट की क्वारी आई तो उन्होंने कहा कि मैडम कंसेप्ट भी क्लियर करके अलग अलग यूनिट के क्वेश्चंस कराइए। चलिए शुरू करते हैं आपका कंटेंट। सेकंड यूनिट से क्या है, शिक्षण। चलिए देखते हैं। पहले पढ़ते हैं शिक्षण की प्रकृति क्या है। शिक्षण की प्रकृति है ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसमें सभी क्रियाएं प्रयास आ जाते हैं जो सीखने में मदद करते हैं। इसे प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। छात्र और प्राध्यापक परस्पर प्रभावित होते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट आपका बनेगा ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि इसके छात्र प्राध्यापक परस्पर प्रभावित होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों ही इस शिक्षण से प्रभावित होते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शिक्षण की प्रक्रिया भी क्रमशः जटिल होती गई। फलस्वरूप शिक्षण का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलता गया। प्रारंभ का शिक्षण व्यवसाय वोकेशन से आज प्रोफेशन बन गया, यानी कि वोकेशनल था पहले, आज ये प्रोफेशनल में आ चुका है। जहाँ जहाँ पॉइंट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम नोट डाउन भी करेंगे, यानी कि उनके चिरपी नोट्स भी बनाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पर ये लेक्चर आपका चल रहा है शिक्षण से संबंधित, तो इस लेक्चर में क्या होगा, आपके जहाँ पर चिरपी नोट्स आपको ज़रूरत है, आप यूनिट वाइज एक टॉपिक, एक अपनी नोटबुक बनाइए, उसमें यूनिट वाइज छोटे छोटे पॉइंट्स आप बना डालिए चिरपी नोट्स के तौर पर। ग्रीन 1964 को शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया है। ग्रीन की शिक्षण प्रक्रिया में 4 विशिष्ट स्तर हैं: अनुकूलन, प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा इन चारों प्रक्रियाओं में अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है। यह चारों स्तर इंद्रधनुष में विभिन्न अंगों की भांति क्या है, बटे हुए, जुड़े हुए हैं या बटे हुए हैं। ठीक है, तो इनको पढ़िए कि कौन कौन से ग्रीन ने बताए हैं, कौन कौन से ग्रीन ने 4 विशिष्ट स्तर बताए हैं। तो इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शिक्षण की प्रक्रिया भी क्रमशः जटिल होती गई। फलस्वरूप शिक्षण का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलता गया। ये लाइन आपकी रिपीट हो चुकी है, यहाँ भी ये रिपीट हो चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ग्रीन का कथन है, ये उन्होंने डेफिनेशन दी है, उन्होंने बताया है कि शिक्षण क्या है। तो इस डेफिनेशन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश में दी गई है, इसको भी अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला देख लीजिए, मैकडोनाल्ड ने शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग किया है। उसने समस्त प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया है, वे हैं पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण तथा अधिगम। तो क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि मैकडोनाल्ड ने जो शिक्षण प्रक्रिया उसको कितने भागों में विभाजित किया है।
पूछा भी जा सकता है कि 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आप बता सकते हो अगर आपको पता है कि 4 भागों में विभाजित किया है। और इनमें से जो है आपसे 1 भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं और फिर चौथे नंबर पे कोई अलग डाल देंगे। तो आपको पता है कि चारों में 3 सही हैं तो आप टिक कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस आपका बन सकता है। चलिए आते हैं अब विशेषताओं पर। अभी तो आपने समझा कि शिक्षण क्या है। अब दूसरा आपका इसमें पॉइंट है कि शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। शिक्षण के 2 अंग होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला। जैसा कि अभी ऊपर आया था कि छात्र और प्राध्यापक, न कि जो आपका स्टूडेंट है और टीचर है। फिर आगे आते हैं, शिक्षक की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। तो ये क्या कह रहा है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। शिक्षण का कार्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना है, मार्गदर्शन करना है, क्रियाशीलता बनाए रखना है। और ये शिक्षण का अर्थ अधिगम तथा शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। ये प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में कि शिक्षण क्या है, अधिगम तथा शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं, शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है, ये प्रश्न भी बनता है। तो अगर आपके प्रश्न आया कि शिक्षण क्या है, कला व विज्ञान, कला व इतिहास, इस तरह से प्रश्न बनेगा तो आप लगाएंगे टिक कहाँ, कला एवं विज्ञान पर। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। अब ये हो चुका है यहाँ पर उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने का उद्देश्य होता है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप शिक्षण सिखाने वाली परिस्थितियों में संबंध स्थापित हो जाता है। अब यहाँ भी आपके पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं कौन कौन से। एक तो ये कि छात्र के व्यवहार में मनोवांछित परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर आपका पॉइंट बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं शिक्षण की आवश्यकताएं क्यों होती हैं। अच्छे शिक्षण में वांछनीय सूचनाएं दी जा सकती हैं। अच्छे शिक्षण में व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छे शिक्षण के प्रभावशाली नियोजन आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा जो आपका पॉइंट है ये वाला बन सकता है एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छे शिक्षण में छात्र क्रियाशील बने रहते हैं। अच्छा शिक्षण चुनी हुई बातों का ज्ञान प्रदान करता है। अच्छा शिक्षण जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। अच्छा शिक्षण दया व सहानुभूतिपूर्ण होता है। अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक होता है, यानी कि उसमें निर्देश दिए जाते हैं, आदेश नहीं दिए जाते। जैसे आप एक स्टूडेंट के साथ आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर आपको उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं, ना कि उसको ऑर्डर देना है। निर्देश कैसे दिए जाते हैं कि आप इस तरह से इस चीज़ को कर लीजिए, यानी कि आप इसको करके लाइए चीज़ को। आप इस चीज़ को करना स्टूडेंट को ही है, लेकिन आप उसको दोनों एक ही बात को दो अगर अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उस पर आदेश का अगर आप बोलोगे कि ये काम आपको करके लाना है, ये हो चुका आपका आदेश। निर्देश क्या होगा कि बेटा ये काम आप इस तरह से इसको कर ला सकते हो, ठीक है। तो दोनों बातों को कहने में अंतर हो चुका है, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट भी बन सकता है। फिर है अच्छा शिक्षण छात्र व शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ये भी पॉइंट बनता है। ये तो पता ही है कि प्रगतिशील होता है ना। अच्छा शिक्षण सभी कार्यों, शिक्षण विधियों तथा दशाओं का समावेश होता है। अच्छा शिक्षण संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करता है, ये पॉइंट भी नोट करने के लायक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा शिक्षण क्या करता है, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है, ये पॉइंट्स भी बनता है। तो हम कभी कभी बहुत इजी समझ के इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर एग्ज़ाम में हम क्या होता है, हमारा सिर माथा सब घूम जाता है कि हम इसमें कौन सा टिक करें। हालांकि वो बहुत आसान होता है और हमें अपने खुद के ऊपर उस वक्त गुस्सा भी आता है कि यार इतनी सी आसान सी चीज़ है और इसको हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों, क्योंकि हम अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए और फिर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। शिक्षण की विधियाँ देख लीजिए कौन कौन सी हैं, किसी भी अधिगम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती हैं। उस क्षेत्र में कौशल दक्षताएं विकसित की जाए। शिक्षण विधि ऐसे साधन है जिनके प्रयोग से छात्र पाठों में रुचि लेते हैं। पाठ्य सामग्री उन्हें अधिक स्पष्ट होने लगती है। वे सरलता सुगमता से क्या है, विषय वस्तु को हृदयगम यानी कि समझ जाते हैं। और मोटे तौर पर शिक्षण विधियों का प्रयोग
तक शिक्षण को रुचिपूर्ण, प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये वाला जो आपका पैराग्राफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर उठते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब है विधियाँ अलग, और विधियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। निरीक्षित अध्ययन विधि, ठीक है, स्पष्टीकरण विधि, एक्सपोजिशन टेक्निक, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी कथन विधि, उसके बाद व्याख्या विधि, उसके बाद उदाहरण विधि, फिर है प्रश्न पेक्षा तथा प्रत्युत्तर विधि। ये सारी यहाँ पर विधियाँ दी गई हैं। इन विधियों को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन विधियों से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, ठीक है। इनको पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपने नोट्स में इनको जगह नहीं दी है तो दे दीजिए। अब आते हैं मूल्यांकन पर। क्या होता है मूल्यांकन? प्रयत्नों की सफलता, असफलता, आंशिक सफलता या इनका जिस प्रकार का भी पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन होता है। आपने किसी स्टूडेंट को देखा है कि उसकी जो है आपने एग्ज़ाम कराए वो सफल हुआ या फिर असफल हुआ, या फिर उसकी जो है बिल्कुल ही आंशिक सफल हुआ कि किनारे पर ही वो सफल हुआ है, तो इस तरह का हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों का सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण का मूल्यांकन है। हमारे उद्देश्य थे कि हम एक स्टूडेंट को कबीरदास जी के बारे में अच्छे से बताएंगे। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं, तो हम जब उससे प्रश्न करेंगे तो वह अच्छे से उत्तर देगा तो वह सफल है, वो नहीं दे पाएगा तो वह असफल है, और वह आधे प्रश्नों के उत्तर देता है तो वह आंशिक सफल है। और हमें ये जानना है कि हमारे उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं उसको समझाने के। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मूल्यांकन के साधन, हमने क्या साधनों का प्रयोग किया है उनका मूल्यांकन करने के लिए, कौन सा उपकरण बनाया है, कौन सी तकनीक यानी कौन सी टेक्निक लगाई है। शिक्षक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, हम अगर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हमारी मानसिक अवस्था अच्छी है। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम इरिटेट होकर क्लास में एंट्री करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मूल्यांकन प्रभावित होता है। हमारे जो दिमागी दशा है वो हम बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं उस वजह से। शिक्षक का अनुभव अगर अच्छा है तभी वो मूल्यांकन अच्छा कर पाएगा। शिक्षक की विषय वस्तु संबंधित तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक ज्ञान हो तभी वह विषय वस्तु के बारे में अच्छे से बता पाएगा, बच्चों की बातों को समझ पाएगा। विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर उसको जानना चाहिए, योग्यता जाननी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक क्लास में सभी स्टूडेंट को एक ही तरह से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनका मूल्यांकन उनके शैक्षिक स्तर के अनुसार कीजिए। आप ये नहीं कि आपकी क्लास में एक बच्चा बहुत अच्छा है और एक बच्चा थोड़ा डाउन है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% नहीं लेकर आ रहा है, उसने वर्क कंप्लीट नहीं किया, कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे आप उसकी योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय तथा शैक्षिक परिस्थितियाँ, विद्यालय प्रशासन के शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की सहायक सामग्री में जब हम पढ़ाने जाते हैं इस क्लास में या हम मूल्यांकन कर रहे हैं किसी स्टूडेंट का, तो हम किस तरह की सामग्री ले रहे हैं, किस तरह की हमारी सहायक सामग्रियाँ हैं कि जिससे हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। शिक्षक तथा छात्र का आपसी संबंध जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एक कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य का दोस्त की तरह संबंध होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल खुल जाएं और आपकी इज्जत वो बच्चा नहीं करे। हाँ, इस तरह का आप रखें कि स्टूडेंट आपकी इज्जत भी करे और आपके अंदर संबंध भी दोनों के बहुत अच्छे हों। चलिए आगे चलते हैं। मूल्यांकन जो आपने किया उसका महत्व क्या होता है? मूल्यांकन द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। छात्रों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक कमजोरियों का पता लगाना मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। जब हम मूल्यांकन करेंगे, हमने टेस्ट दिया, बच्चे ने किसी ने 100 लाए, किसी ने 20, किसी ने 30, तो वही मूल्यांकन है, तो वो हमें पता चलता है कि उसकी कमजोरी क्या है, फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आपका लास्ट इसमें पॉइंट है। शिक्षण में कारक कौन कौन से फैक्टर देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे। अधिकतम अधिगम को प्राप्ति हेतु शिक्षण को प्रभावी बनाना
आवश्यक होता है। जब हम कभी अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे तभी तो क्लास में बच्चा यानी स्टूडेंट टिक पाएगा, तभी तो वो हमें सुन पाएगा। जब हम उसको प्रभावी बनाकर उसको सुनाएंगे, हम उसको कहानी के तौर पर सुनाने लगे तो कहाँ वो सुन पाएगा। अब हमने प्रभावी बनाए हैं, आपके टेस्ट सीरीज जो बनाई हैं, तभी तो आप उसको देख रहे हैं। अगर उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता तो शायद आप उसको ना देखते। अब हम आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करने की ये वीडियो लेकर आए हैं, शुरू भी की है आज से। तो अगर आपको हमने अच्छी नहीं बनाई तो पसंद कहाँ आएगा। इसको मैंने प्रभावी बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको 100% देने की कोशिश करूँगी कि जिससे आपके सारे ही कंसेप्ट सारे ही यूनिट के क्लियर हो जाएं। और साथ साथ इनके आपको MCQ भी कराऊंगी, जिससे MCQ भी हो जाए आपके और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मैं प्रभावी बना रही हूँ, जो कमी है तो आप बताइएगा। चलिए देखते हैं इसके कारक कौन से हैं। मनोवैज्ञानिक कारक हैं, व्यक्तिगत कारक हैं और बौद्धिक कारक हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कारकों का अनुपालन आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक कारक, आजकल आपका मन बना हुआ है कि आपको UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है जमकर, वो पेपर आपको निकालना है, तो मैं आपके मनोविज्ञान के अनुसार ही तैयारी करा रही हूँ। व्यक्तिगत कारक, बौद्धिक कारक, हम बुद्धिमत्ता से काम ले रहे हैं। हम कुछ व्यक्तिगत तौर पे भी सोच रहे हैं कि हमें स्टूडेंट को जो है पेपर क्लियर कराना है, उनकी अच्छे से तैयारी करानी है, ना कि प्रोफेशनल। ठीक है, चलिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, और साथ में लाइक एंड शेयर करके हिंदी मिरर के साथ भी जुड़े रहिए।